आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। दक्षिण भारत का दिलचस्प सियासी अखाड़ा तमिलनाडु में ही सजता है, और यहाँ के सियासी दंगल के नियम कायदे रुपहले पर्दे के सितारे तय करते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा की जड़ें बहुत गहरी हैं, और सत्ता का अगर फल प्राप्त करना है तो इन जड़ों को सींचना ही पड़ता है। तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री अन्नादुरई से लेकर यहाँ की सत्ता पर ज्यादातर सिनेमाई किरदार ही काबिज हुए हैं। इन्हीं में से एक थे एम करुणानिधि, जो फिल्मों की कहानियां लिखते लिखते सियासत की इबारत भी लिखने लगे। 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और आजीवन अजय रहे। आज नामी गिरामी में मैं अमन गुप्ता लेकर आया हूं कहानी एम करुणानिधि की, जो फिल्म लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और प्रकाशक होने के साथ साथ एक कुशल राजनेता भी थे। मुतुवेल करुणानिधि यानी एम करुणानिधि भारतीय राजनीति में एक किंवदंती की तरह हैं। उनके राजनीति में पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अपनी कलम के बूते करुणानिधि ने न केवल समाज को बदला, बल्कि दक्षिण भारत की सियासत का सिरमौर बन बैठे। शुरू से शुरू करते हैं तो करुणानिधि का जन्म 3 जून 1924 को तमिलनाडु के नागपट्टिनम के थिरुक्कुवल्लाई गांव में हुआ था। वहां पर अब उनके घर को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। तो करुणानिधि का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। तमिलनाडु की ईसाई वेल्लार जाति से वे ताल्लुक रखते थे। इनके समुदाय में पारंपरिक रूप से संगीत वाद्ययंत्र नादस्वरम बजाने का काम होता था, और इस जाति को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त नहीं था। कुलीन वर्ग के सामने उन्हें झुककर रहना पड़ता था। एक बार एक ऐसा वाकया हुआ जिसने करुणानिधि के भीतर इस सामंतवादी ढर्रे के खिलाफ आवाज उठाने का बीज रोप दिया। चेन्नई में वरिष्ठ पत्रकार डी सुरेश कुमार ये किस्सा सुनाते हैं। बचपन से ही वो बहुत 2 चीज में सही थे। एक तो डिटर्मिनेशन, जो बहुत जिद्दी थे, जो काम वो करना चाहते थे वो किसी न किसी तरह करवा देते उसको, और ऊपर से सेल्फ रिस्पेक्ट उनको बहुत, यानी कि स्वयं मर्यादा जो है उसके ऊपर उनको बहुत लगन था। एक घटना बताता हूं उनकी जिंदगी में। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके पिताजी जो है वो नादस्वरम बजाते थे। नादस्वरम यहाँ का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तमिलनाडु में, तो वो बजाते थे। तो एक बार उनके पिताजी को उस गांव के जमींदार ने बुलाया, और जब वो घर से निकले थे, करुणानिधि भी उनके साथ गए हुए थे, और उनके पिताजी एक तौलिया अपने शरीर के में ऊपर पहने हुए थे। उस समय शर्ट नहीं पहनते थे, तो उसके ऊपर शरीर में पहने थे। और जैसे ही जमींदार के घर गए, वो तौलिया को उन्होंने शरीर से उतार के अपने पेट पे बांध दिया। तो करुणानिधि को ये जो संभव था वो बहुत उन पे बुरा असर पड़ा। उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि आपने तौलिया को क्यों उतार के पेट पे बांधा? तो उनके पिताजी ने बोला कि देखिए, वो जमींदार है तो उनका जो जात है ऊंची जात है, तो हम उनके सामने हम तौलिया को शरीर पे नहीं पहनते। तो उस दिन करुणानिधि ने तय किया कि वो नादस्वरम नहीं सीखेंगे, और अपने पिताजी की तरह वो नादस्वरम विद्वान नहीं बनना चाहते थे। तो परिवार की माली हालत ठीक न होने के बावजूद किसी तरह करुणानिधि ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और 14 साल की उम्र में वे राजनीतिक प्रतिरोध की दुनिया में प्रवेश कर गए। शुरुआत हुई हिंदी हटाओ आंदोलन से। 1937 का साल था। हिंदी भाषा को स्कूलों में अनिवार्य भाषा की तरह लाया गया था। पेरियार की विचारधारा से प्रभावित युवा विरोध में सड़कों पर उतर आए। करुणानिधि भी इन्हीं में से एक थे। 20 साल की उम्र में तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक कंपनी जुपिटर पिक्चर्स में उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी पकड़ ली। कोयम्बटूर में रहकर वे नाटकों और फिल्मों की कहानियां लिखने का काम कर रहे थे। अपनी पहली फिल्म राजकुमारी से ही वे इतने पॉपुलर हो गए कि फिल्म दर फिल्म फिर तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही और स्क्रिप्ट में निखार आता गया। 75 से ज्यादा स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखे, और कईयों ने उनमें से खूब सुर्खियां बटोरी। उनकी इसी प्रतिभा की वजह से लोग उन्हें कलाईनार कहा करते थे। इसका मतलब होता है कला का विद्वान। फिल्मों में काम करने के दौरान ही पेरियार और अन्नादुराई की उन पर नजर पड़ी। उनकी जबरदस्त भाषण कला और लेखन शैली को देखकर उन्हें पार्टी की पत्रिका
कुदिया रासू का संपादक बना दिया गया। ये 1947 में पेरियार और उनके सिपह सालार अन्नादुरई के बीच उभरे मतभेदों और 1949 में नई पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कझगम की स्थापना से पहले की बात है। जब नई पार्टी बनी तो करुणानिधि अन्नादुरई के साथ चले गए। उधर उन्होंने अन्नादुरई के सिपह सालार की भूमिका निभाई, लेकिन राजनीति में आने के साथ साथ सिनेमा में लेखन भी जारी रहा। विचारधारा की खेती 70 mm के पर्दे पर होती रही। 1952 में उनकी लिखी पारा साक्षी ने राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा किया। इस बीच द्रविड़ आंदोलन की जमीन पर 57 में पार्टी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और करुणानिधि उन 13 विधायकों में शामिल थे जो जीत कर आए थे। पहले प्रयास में वो कुली थलाई से विधायक बने थे। 1969 में जब अन्नादुरई की कैंसर से मौत हो गई तो डीएमके की कमान करुणानिधि के हाथ में आ गई। करुणानिधि की एंट्री के साथ ही तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का ऐसा संगम बना जिसके बरक्स कोई भी नेता खड़ा नहीं हो सका। वे नए मुख्यमंत्री बने और 71 में दोबारा अपने दम पर जीत कर आए। यहां उनके पहले से सिनेमाई दोस्त एमजी रामचंद्रन उनके नए साथी बने, लेकिन ये साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 1972 में जब एमजी रामचंद्रन ने करुणानिधि और उनके कैबिनेट सहयोगियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया गया और इसके बाद एमजीआर ने अपनी नई पार्टी बना ली। नाम रखा गया ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम यानी AIADMK। और फिर 1977 के चुनाव में दोनों पहली बार आमने सामने उतरे। यह सिनेमाई मुकाबला था, एक ओर लेखक और दूसरी ओर हीरो। हीरो अपनी पॉपुलैरिटी की ताल ठोक रहा था और लेखक को यह गुमान था कि उसकी कलम ने उसे हीरो बनाया है। लेकिन जनता तो पर्दे पर हीरो को देखती है, पर्दे के पीछे वाले कहां याद रहते हैं। और 1977 में एमजीआर ने करुणानिधि की पार्टी डीएमके को चुनावों में ऐसा हराया कि फिर वो एमजीआर के जीते जी दोबारा सतह पर नहीं आ पाए। कलम वाले लेखक की पर्दे वाले हीरो के सामने हार हुई। 10 साल ऐसा ही चला। फिर 1987 में एमजीआर की मौत के बाद AIADMK में सत्ता की लड़ाई छिड़ गई। एक और थी एमजीआर की पत्नी जानकी, जो कुछ दिन के लिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी, और दूसरी ओर थी पार्टी की युवा नेता जयललिता। और इसी ने मौका दिया करुणानिधि को अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत वापस हासिल करने का। वे 1989 में मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए, लेकिन उनकी सरकार महज 18 महीने से कुछ दिन ज्यादा ही सत्ता में रह सकी, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने श्रीलंकाई तमिल चरमपंथी समूह LTTE, जिसे लिट्टे कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, उसको खुली छूट देने के आरोप में करुणानिधि सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसी समूह ने राजीव गांधी की भी हत्या करवाई थी और इस समूह के साथ नजदीकियों के चलते करुणानिधि पर भी सवाल उठे थे। 1989 के साल में ही जब भरी विधानसभा में जयललिता की साड़ी खींची गई तो तमिलनाडु के द्रविड़ लोग स्त्री अस्मिता के इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और 1991 में डीएमके को जनता ने सिंगल डिजिट पर समेट दिया। विधानसभा में हुए उस वाकये का जिक्र जयललिता की जीवनी लिखने वाली वरिष्ठ पत्रकार वासंती उनकी जीवनी अम्मा में करती हैं। साल 1989 में करुणानिधि अपनी सरकार का बजट पेश कर रहे थे। उस वक्त जयललिता नेता प्रतिपक्ष थीं और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ था। करुणानिधि ने जैसे ही बजट पढ़ना शुरू किया, जयललिता ने मामला उठाया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। तभी विपक्षी बेंच से किसी ने उनकी तरफ फाइल फेंक दी, जिससे करुणानिधि का चश्मा टूट गया। इसके बाद सत्ता पक्ष से किसी ने जयललिता की साड़ी खींच दी। जयललिता इस अपमान को आखिरी दम तक भुला नहीं पाईं। 90 के दशक के उस दिन से इन दोनों दिग्गजों की मौत तक तमिलनाडु की राजनीति करुणानिधि और जयललिता के बीच सत्ता के अदल बदल की राजनीति बन गई। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता था और भरपूर होता था। दोनों पार्टियों की राजनीति में समानताएं थीं। दोनों पार्टियों के राजनेताओं पर करप्शन के गंभीर आरोप लगते रहे। दोनों ही पार्टियां मुफ्त तोहफों की राजनीति को चुनाव जीतने के लिए अपना प्रमुख हथियार बनाती रहीं। हालांकि करुणानिधि ने सत्ता में रहते हुए कई ऐसे काम किए जिनकी मिसाल दी जा सकती है। उन्होंने शिक्षा और नौकरी में पिछड़ी जातियों को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 25 से बढ़ाकर 31% कर दी थी। इसके अलावा अपनी पहली सरकार के कार्यकाल में ही जमीन की हदबंदी 15 एकड़ तक सीमित कर दी थी, यानी इससे ज्यादा जमीन कोई अपने पास नहीं रख सकता था। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व को एक बड़ी चोट पहुंचाई थी। वरिष्ठ पत्रकार डी सुरेश कुमार बताते हैं कि उन्होंने कानून बनाकर सभी जातियों के लोगों के मंदिर में पुजारी बनने का रास्ता साफ किया था। छोटे उम्र में जो सोशल जस्टिस का, जो सेल्फ रिस्पेक्ट का जो असर उनके ऊपर पड़ा, वो उनके गवर्नमेंट में भी देखा जाता था। तो उन्होंने जब सरकार बनाया
तब वो यहाँ पे तमिलनाडु में प्रधान रूप से मंदिर में आप देखेंगे तो जो पुजारी जो है वो ब्राह्मण है। तो उन्होंने पहली बार नॉन ब्राह्मण्स को पूरी तरह ट्रेनिंग देके पुजारी बनने का ट्रेनिंग दिया और गवर्नमेंट ऑर्डर लगाया कि ये लोग भी पुजारी बन सकते हैं, जो ब्राह्मण नहीं है वो भी पूर्व रूप से उसको पढ़ के जो अहम शास्त्र में जो है वो सब पूर्व रूप से पढ़ के वो भी पुजारी बन सकते हैं। तो ये एक घटना है जो उनका सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के एक्सटेंशन को दिखाता है। करुणानिधि ने 3 शादियां की। पहली शादी पद्मावती से की, जिनकी जल्द ही मौत हो गई। इसके बाद उनकी दूसरी शादी हुई दयालु अम्माल से। उनसे उनके 3 बेटे हैं, अलागिरी, एम.के. स्टालिन और तमेजरासु। इसके अलावा उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है सेल्वी। तीसरी शादी करुणानिधि ने की रजती अम्माल से, जिनसे उनकी बेटी हैं कनिमोझी। कनिमोझी भी राजनीति में सक्रिय हैं। रजती अम्माल से उनकी तीसरी शादी होने का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। हमारे साथी जमशेद से सुनिए यह किस्सा। 60 के दशक की बात है। करुणानिधि राज्य के बड़े नेताओं में शुमार हो चुके थे और उन्होंने डीएमके के लिए एक ड्रामा ग्रुप भी बनाया था और इस ग्रुप में एक कलाकार थी, नाम था उनका रजती। तो करुणानिधि रजती से बहुत प्रभावित हो गए और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और जब ये खबर फैली तो परिवार सहित कई लोगों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी। भले ही रजती से करुणानिधि करीब 20-21 साल बड़े थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा, उस वक्त अन्ना दुरई अपनी पार्टी डीएमके के साथ स्वयं मर्यादा कल्याणम नाम से एक कार्यक्रम चला रहे थे और इस कार्यक्रम में युवक और युवती शादी के लिए ना तो कोर्ट जाते थे और ना ही किसी तरह की कोई पूजा पाठ या मंत्रोच्चारण से वो रिश्ते में बनते थे। इसके लिए उन्होंने अपना एक अलग रास्ता निकाला था और वो ये था कि युवक और युवती पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाएंगे और इस तरह वो एक दूसरे के साथ रिश्ते में बन जाएंगे। तो बस करुणानिधि को भी यही रास्ता मिल गया और उन्होंने इसी व्यवस्था के तहत रजती के साथ निभाने का वादा कर लिया, पार्टी नेताओं से आशीर्वाद ले लिया और इसके बाद दयालु जहां करुणानिधि की पत्नी रहीं, वहीं रजती को उनकी संगिनी कहा जाने लगा। रजती अम्माल और दयालु अम्माल शादी के बाद साथ में रहा करती थी, लेकिन रजती अम्माल के साथ करुणानिधि के रिश्ते को लेकर हमेशा बातें बनाई जाती रहीं। अब जब शादी के 1 साल बाद करुणानिधि से उनको बेटी कनिमोझी हुई तो इसे लेकर करुणानिधि को सदन में विरोधी पार्टियों ने घेरना शुरू कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. विवेक बताते हैं कि उन्होंने इस दौरान ऐसा घुमाकर जवाब दिया कि सबके सब चुप रह गए। बहुरूपी शख्सियत के हकदार थे करुणानिधि। वो शब्द जाल करने में उनका कोई मुकाबला नहीं था तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। तो 1969 में उनका संबंध था राजाती अम्माल से, जो जिनसे बाद में उन्होंने शादी की। तब जो कनिमोझी जब उनका जन्म हुआ तो शायद उनकी शादी नहीं हुई थी और हॉस्पिटल में उन्होंने ये कह दिया कि पति का नाम उन्होंने करुणानिधि कह दिया और ऑपोजिशन में जो थे कांग्रेस के एमएलए उनको इसकी भनक पड़ गई। उन्होंने असेंबली में उनसे ये सवाल किया कि ये राजाती कौन है। तब उन्होंने उसका कुछ ऐसा जवाब दिया कि उन्होंने उसको कबूल करने के बजाय उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी कनिमोझी की माँ है। तो ये नहीं कहा कि वो मेरी पत्नी है। इस सवाल का उन्होंने कुछ टेढ़ा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वे मेरी बेटी की माँ है। करुणानिधि 5 बार मुख्यमंत्री रहे। इसमें 2 बार उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका और 13 बार विधायक चुने गए। तमिलनाडु की जनता आंख मूंदकर उनकी छवि पर उन्हें वोट देती थी। अब इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि यहां वे 1991 में उस वक्त भी चुनाव नहीं हारे थे जब राजीव गांधी की हत्या के चक्कर में सारे डीएम के नेता हार गए थे। वे इकलौते थे जो अपनी सीट बचा पाए थे। अब राजनीतिक कद इतना बड़ा होने के बावजूद करुणानिधि ने कभी प्रधानमंत्री बनने की चाहत नहीं पाली। वे तमिलनाडु की ही राजनीति के केंद्र बिंदु बने रहे और चेन्नई से ही राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते रहे। राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने एक बार किंग मेकर की भी भूमिका निभाई थी। 1996 का साल था। उनका दल राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल था। उस दौरान प्रधानमंत्री पद को लेकर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव में अंदर खाने तलवारें खिंच गई थीं। उस वक्त चंद्रबाबू नायडू के साथ एम करुणानिधि ही थे जिन्होंने दोनों नेताओं के बीच जाकर तनाव कम किया था और जिसके बाद देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सके थे। ये उनकी वाकपटुता का ही कमाल था। चेन्नई में वरिष्ठ पत्रकार डी सुरेश उनकी हाजिर जवाबी का एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार
उनका मोरारजी देसाई से मुलाकात हुआ था जब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे करुणानिधि, तब वो दिल्ली गए थे मोरारजी देसाई, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री। तो उनसे उन्होंने फाइनेंस मांगा था, तमिलनाडु के लिए उन्होंने फंड्स मांगा था। तो मोरारजी देसाई को किसी वजह से उनको करुणानिधि ज्यादा पसंद नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट हैव मनी ग्रोइंग ट्रीज इन माय गार्डन। तो उन्होंने बोला कि मेरे जो आंगन है इसमें जो रुपया बनता है ऐसा पेड़ नहीं है, आपको दे दूं करके। तो करुणानिधि ने उसको तुरंत बदल जवाब दिया, मेरे को मालूम है कि पेड़ में पैसा नहीं उगता, यदि ऐसा उगता तो मैं आपके पास क्यों आता, मैं वो पेड़ अपने आंगन में लगा देता। तो ऐसा इमीडिएट रिपार्टी देते थे। करुणानिधि का विवादों से भी खूब नाता रहा है। चेन्नई में फ्लाईओवर्स के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के मामले में 2001 में उन्हें आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। राम सेतु के सहारे राम के अस्तित्व पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे। एक बार उन्होंने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि 17 लाख साल पहले यहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम राम था, उसने बिना छुए राम सेतु का निर्माण किया था। कौन है ये राम, किस इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने स्नातक किया है, इसका किसी के पास कोई प्रमाण है? अप्रैल 2009 में उन्होंने ये भी स्वीकार किया था कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के प्रमुख प्रभाकरण उनके अच्छे दोस्त थे। राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करने वाले जैन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रभाकरण और करुणानिधि के संबंधों के बारे में कहा था। करुणानिधि सार्वजनिक जगहों पर काला चश्मा पहनकर रखते थे। पीले रंग का एक शॉल हमेशा उनके कंधे पर होता था और यही उनका सिग्नेचर स्टाइल था। वो जल्दी सुबह उठकर योग करते थे, काफी पैदल चलते थे और सादा खाना ही पसंद करते थे। लेकिन साल 2016 में उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीठ और पैरों में दर्द के कारण साल 2009 में उनकी सर्जरी भी हुई थी। दिसंबर 2016 में जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई तो उनकी श्वास नली का भी ऑपरेशन किया गया। 2018 में उनके कई जरूरी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। वे लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे और इसी साल 7 अगस्त को उनकी मौत हो गई। करुणानिधि ने अपनी मौत से 33 साल पहले एक संदेश लिखा था। एक शख्स जो बिना आराम किए काम करता रहा, अब वो आराम कर रहा है। वही संदेश उनके ताबूत पर भी लिखा गया। करुणानिधि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिन्हें वे अपनी सियासत विरासत में सौंप कर गए हैं, वे सामंती विचारधारा के खिलाफ करुणानिधि के उसूलों और विचारों से चाहे तो हमेशा तमिल राजनीति का रुख मोड़ने में कामयाब जरूर रह सकते हैं। करुणानिधि को लेकर नामी गिरामी में ये पेशकश आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके सुझावों, आपकी शिकायतों का इंतजार रहेगा radio@aajtak.com पर। मेरा नाम अमन गुप्ता है। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आश्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।